अपने YouTube चैनल RJ31 स्टडी हब पर। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जाना कि कैसे उत्पत्ति उनकी हुई। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख राजपूत वंशों का परिचय, और परिचय पढ़ते हुए सबसे पहले पढ़ेंगे गुहिल वंश का। गुहिल वंश व इस वंश के प्रतापी शासक के बारे में जानेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आप सब्सक्राइब करना से न भूलें और एक बेल आइकन पर बटन दबाएं, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा इसके आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाया। तो आपसे दोस्तों ये पूछा जा सकता है कि मेवाड़ का क्षेत्र किसे कहते हैं। उदयपुर, राजसमंद, जो चित्तौड़ और प्रतापगढ़ का क्षेत्र मेवाड़ कहलाया था। गुहिल वंश ने मुख्यतः मेवाड़ में शासन किया। इस वंश का नामकरण इस वंश के प्रतापी शासक गुहिल जो था उस जो गुहिल के नाम पर ही हुआ था। जो इस वंश में प्रतापी शासक कौन था? मेवाड़ का जो प्रतापी शासक है गुहिल वंश के नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा? गुहिल वंश पड़ा था। गुहिल वंश की उत्पत्ति और मूल स्थान के बारे में अनेक मत प्रचलित हुए। सबसे पहले मत की बात करें तो अबुल फजल, जिन्हें ईरान के शाखा नौशेख से संबंधित करता है। तो अब अबुल फजल जो है, अबुल फजल कहते हैं कि ईरान में एक शासक था नौशेख का जो संबंध है ईरानियों का, उनका संबंध गुहिलों से थे। तो कर्नल टोड ने इन्हें वल्लभी के शासकों से संबंधित माना। टोड कहते हैं कि तो वल्लभी के शासक हैं। वहीं नैणसी व गोपीनाथ शर्मा क्या मानते हैं? इन्हें ब्राह्मण होने का मत प्रतिपादित करते हैं। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, जो 566 ईस्वी के लगभग गुहिल में अपना शासन स्थापित किया। ओझा जी कहते हैं कि गुहिलों ने अपना शासन स्थापित किया था वह 566 ईस्वी के लगभग किया था। इसीलिए सबसे प्राचीन जो गुहिल वंश प्रतापी शासक या वंश माना जाता है वह गुहिल वंश माना जाता है। तो गुहिल के बाद मेवाड़ का प्रतापी शासक बप्पा हुआ। गुहिल वंश में एक गुहिलादित्य के बाद जो मेवाड़ का आदि पुरुष माना जाता है उन्हें गुहिलादित्य को माना जाता है। हम पढ़ें बप्पा रावल के बारे में, हमारी बुक में जो दिया हुआ है। बप्पा रावल 734 से 753 ईस्वी तक। आप ध्यान रखा, राज प्रशस्ति के अनुसार बप्पा ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ के शासक मानमोरी को परास्त कर चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया। तो दोस्तों आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो बप्पा रावल ने 734 ईस्वी में चित्तौड़ पर शासक किया, मानमोरी को हराया, कौन से शिलालेख कौन सी प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है? तो यहाँ रखना राज प्रशस्ति में मिलता है। ये थोड़ी सी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट बात हो जाती है। हम नेक्स्ट बात करें तो बप्पा की राजधानी नागदा थी और बप्पा ने कैलाशपुरी में एकलिंग जी जो लकुलिश का मंदिर का निर्माण करवाया। एकलिंग जी गुहिल वंश के कुल देवता थे, और जो एकलिंग जी जो गुहिल वंश के कुल देवता थे, इनके आशीर्वाद को गुहिल वंश के लोग आशक्का लेना कहते थे। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था। ये आपसे पूछा जा सकता है बप्पा का वास्तविक नाम क्या था? कालभोज किसके अनुसार? गौरीचंद हीराचंद ओझा के अनुसार बप्पा कालभोज की उपाधि थी। और वीर विनोद के रचिता कविराज श्यामलदास ने लिखा है कि बप्पा किसी भी राजा का नाम नहीं अपितु खिताब था। इससे मान्यता था कि बप्पा चित्तौड़ के शासन में मानमोरी के यहाँ सेवा में था। जब चित्तौड़ पर विदेशी सेना का हमला हुआ तो उन्हें मुकाबले की चुनौती बप्पा ने स्वीकार की और उन्हें सिंध तक खदेड़ दिया। ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इतिहासकार सीवी वैद्य उसकी तुलना चार्ल्स मार्टेल, जो फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था, से करते हैं। तो इम्पोर्टेंट है, चार्ल्स मार्टिन की तुलना चार्ल्स मार्टिन की तुलना गुहिल वंश के कौन से शासक से की है? तो बप्पा रावल से की गई। इंपॉर्टेंट है, सीवी वैद्य ने की है। हम नेक्स्ट की बात करें जेतर सिंह ने 1213 से लेकर 1253 ईस्वी तक शासन किया था। गुहिल के एक वंशज जेतर सिंह ने परमारों से चित्तौड़ छीनकर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो यह आप रखना कि चित्तौड़ को राजधानी किसने बनाया था? जेतर सिंह ने। किनसे छीनी? सी परमारों से। और 1227 ईस्वी में भूताला के युद्ध में दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान इल्तुतमिश को हराया था। आप ये ध्यान रखना भूताला का युद्ध कब हुआ? 1227 में।
किस किस के मध्य हुआ इल्तुतमिश व जेतर सिंह के मध्य हुआ, हराया किसने, जेतर सिंह ने इल्तुतमिश को हरा दिया। जिसका वर्णन जय सिंह सूरी के अमीर मदमर्दन, तो आपसे ये पूछे अमीर मदमर्दन पुस्तक किसकी है, तो जय सिंह सूरी की है। ये किसके दरबारी कवि थे, तो जेतर सिंह के थे। इस ग्रंथ में इल्तुतमिश को अमीर कहा गया, ये इंपॉर्टेंट है। किस ग्रंथ में इल्तुतमिश को अमीर कहा गया, तो अमीर मदमर्दन जय सिंह के ग्रंथ में कहा गया। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने जेतर सिंह की प्रशंसा करते हुए लिखा कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तान के समय मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान राजा जेतर सिंह ही हुआ, जिसकी वीरता की प्रशंसा उससे विरोधियों ने ही की थी, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट आते हैं हमारे रतन सिंह, गोहिल वंश का रतन सिंह 1302 से 1303 ईस्वी तक शासन किया। रावल रतन सिंह को 1303 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना करना पड़ा, जिसका कारण अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा व चित्तौड़ की सैनिक व व्यापारी उपयोगिता थी। 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जैसी, जो शेर शाह सूरी का दरबारी कवि था, इसने लिखी पद्मावत में लिखा कि अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ आक्रमण का कारण रावल रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी को प्राप्त करना बतलाया गया, लेकिन ऐसा कोई वास्तव में था नहीं। डॉक्टर दशरथ शर्मा इस मत को मान्यता प्रदान करते हैं। अलाउद्दीन की सेना से लड़ते हुए रतन सिंह व उसके सेनापति गोरा व बादल, ये आप ध्यान रखना कि रावल रतन सिंह के सेनापति कौन थे, गोरा व बादल थे, जो वीरगति को प्राप्त हुए थे। और रानी पद्मिनी ने 1600 महिलाओं के साथ जोहर कर लिया। तो आप ये ध्यान रखना कि सबसे राजस्थान का प्रथम जो अग्निशाखा माना जाता है, जो 1303 में हुआ, जो पद्मिनी के द्वारा किया गया, जो राजस्थान का प्रथम अग्निशाखा था। इस युद्ध में अलाउद्दीन खिलजी का आपसे ये पूछे तो प्रथम राजस्थान का प्रथम शाखा कौन सा था, तो रणथम भौर दुर्ग वाला जो जल शाखा हुआ था, ये था, थोड़ा ध्यान में रखना। अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन इतिहासकार अमीर खुसरो भी सम्मिलित हुआ था। उसने ग्रंथ खजाइन उल फतुह, ये ध्यान रखना कि खजाइन उल फतुह किसकी रचना है, अमीर खुसरो की। इसने आक्रमण का वर्णन किया गया। अलाउद्दीन ने अपने पुत्री खिजर खां को चित्तौड़गढ़ का प्रशासक नियुक्त किया और चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर क्या रखा, खिजराबाद कर दिया गया। और रतन सिंह मेवाड़ के गोहिल वंश की रावल शाखा का अंतिम शाखा था। ये ध्यान रखना कि रावल शाखा का अंतिम शासक कौन था, तो रावल रतन सिंह था। ये रावल शाखा का अंतिम शासक माना गया। नेक्स्ट बात करें राणा हमीर। राणा हमीर जो था 1326 से लेकर 1364 ईस्वी तक शासन करता है। सिसोदिया ठिकाने के जागीरदार हमीर ने 1326 ईस्वी में चित्तौड़ पर अधिकार कर गोहिल वंश की पुनः स्थापना की। तो ये आपसे पूछा जा सकता है सिसोदिया वंश का प्रथम शासक कौन था, तो राणा हमीरदेव था। इसने वापस सिसोदिया वंश की या गोहिल वंश की पुनः स्थापना कब की, तो 1326 में की। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना। चित्तौड़गढ़ पर की थी इसने। उसके बाद सिसोदिया का जागीरदार होने पर उसे सिसोदिया कहा गया और इसके दादा नाम लक्ष्मण सिंह था। पुत्रों के साथ अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति प्राप्त हुए। उसके बाद मेवाड़ के सभी शासकों में सिसोदिया कलाई हमीर को मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा दी गई थी। राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन विकट आक्रमणों में सिंह के सदृश्य की संज्ञा दी गई और राणा कुंभा की प्रशस्ति में दी गई। तो आप ये ध्यान रखना, विषम घाटी पंचानन किसे कहते हैं, राणा हमीरदेव को कहते हैं। किस प्रशस्ति में कहा गया, तो राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कहा गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। हमीर ने सिंगोली बांसवाड़ा के युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक के सेना को पराजित किया। ये इंपॉर्टेंट है। सिंगोली का युद्ध किन किन के मध्य हुआ, तो राणा हमीर व महमूद बिन तुगलक के बीच हुआ। कहाँ हुआ, तो बांसवाड़ा में हुआ। तो आप थोड़ा ध्यान में रखना। नेक्स्ट शासक आता है, नेक्स्ट शासक राणा लाखा। राणा लाखा की बात करें 1382 से 1341 ईस्वी तक शासन किया। 1382 ईस्वी में महाराणा लाखा मेवाड़ का शासक बना और मारवाड़ के रणमल की बहन हंसाबाई का विवाह लाखा के पुत्र चुंडा के साथ होना था, मगर प्रशस्ति वंश में यह विवाह लाखा के साथ संपन्न हो गया। ऐसा कहते हैं कि जब 1382 में शासक बना तो रणमल की बहन हंसाबाई का रिश्ता इनके पुत्र चूड़ा के लिए आया था, लेकिन इसने ये चूड़ा त्रिवार में नहीं था, इन्हें हंस दिया कि बूढ़ों के लिए रिश्ता है। ऐसा कहने पर रणमल ने अपनी बहन का एक शर्त पर विवाह कर दिया, जिसकी हम बात करते हैं। इस विवाह के साथ यह शर्त थी कि मेवाड़ के उत्तराधिकारी अंसाबाई का पुत्र ही होगा, जिससे लाखा के योग्य पुत्र
चूड़ा का अधिकार से वंचित होना पड़ा। इसीलिए हम चूड़ा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। राणा लाखा के समय जावर माइंस चांदी व शीशे के बहुत अधिक मात्रा में निकलने लगा। आर्थिक समृद्धि बढ़ी, इसलिए इसमें एक बंजारे ने पिछोला झील के निर्माण करवाया। ऐसा कहते हैं कि पिछोला झील का निर्माण पिच्छू बंजारे ने करवाया था। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपसे ये पूछे कि राजस्थान में सबसे प्राचीन खान जो है जावर की खान है चांदी की, जो शीशा चांदी राणा लाखा के समय निकला था। उसके बाद हम बात करें महाराणा मुकल। महाराणा मुकल जो था 1421 से लेकर 1433 तक शासन करता है। मुकल जो है महाराणा लाखा व हंसाबाई का पुत्र था। 1421 ईस्वी में जब मुकल शासक बना तो अल्पायु होने के कारण चूड़ा ने उसे संरक्षक के रूप में कार्य किया। पर जब चूड़ा को लगा कि मुकल की माता हंसाबाई उस पर संदेह करती है तो मेवाड़ छोड़कर मांडू चला गया। तो ये आप ध्यान रखना कि ये सबसे पहले किसके पास गया, मांडू के सुल्तान के पास चला गया था। 1433 ईस्वी में मुक्कल की जीलवाड़ा में चाचा व मीरा ने मेहपा पंवर के साथ मिलकर हत्या कर दी थी। महाराणा मुक्कल के बाद हम बात करें महाराणा कुंभा 1433 से लेकर 1468 ईस्वी। मुक्कल के बाद उसका पुत्र महाराणा कुंभा 1433 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। राठौड़ों को मेवाड़ पर प्रभाव समाप्त कर उसके मेवाड़ी सामंतों का विश्वास अर्जित किया। कुंभा ने चित्तौड़ व कुंभा को अपनी शक्ति का केंद्र बिंदु बनाया और 1437 ईस्वी में सारंगपुर के युद्ध में मालवा के शासक महमूद खिलजी को परास्त कर बंदी बना लिया। ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, ये ध्यान में रखना कि सारंगपुर का युद्ध कब हुआ, 1437 ईस्वी में हुआ। इसके बीच मालवा का शासक जो था महमूद खिलजी को और कुंभा के बीच हुआ, खिलजी परास्त हो गया था। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण करवाया, जिसे हम विजय स्तंभ कहते हैं। नागौर के उत्तराधिकारी को लेकर मेवाड़ व गुजरात के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें गुजरात की पराजय हुई। 1453 ईस्वी में कुंभा ने मारवाड़ से मंडोर छीन लिया, परंतु बाद में संधि कर अपने पुत्र रायमल का विवाह मारवाड़ की राजकुमारी से कर दिया गया। 1456 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच चंपानेर की संधि हुई। ये इंपॉर्टेंट है। चंपानेर की संधि कब हुई, तो 1456 में हुई थी। किस किस के मध्य, महमूद खिलजी व गुजरात के कुतुबुद्दीन के बीच। करवाई किसने थी, ये इंपॉर्टेंट है, ताज खान ने करवाई थी। ये ध्यान रखना, किसने करवाई थी, ताज खान ने ये संधि करवाई थी। दोनों शासक मिलकर कुंभा पर आक्रमण करे, उसे हराकर उसे राज्य में को बांट लेंगे। 1457-58 ईस्वी में गुजरात व मालवा के शासक मेवाड़ पर आक्रमण किया, मगर कुंभा की कूटनीति से दोनों शासकों ने मतभेद होने के कारण विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो सकी। हम बात करें तो ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें सिरोही, अचलगढ़, कुंभलगढ़ के दुर्ग प्रसिद्ध थे। कविराज श्यामलदास भी कुंभा को मेवाड़ के 84 में से 32 दुर्गों का निर्माता बना। तो श्यामलदास की रचना वीर विनोद जो रचना थी, इसके अंदर ये बताते हैं कि कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा ने बनवाए थे। कुंभलगढ़ का दुर्ग अपना विशेष भौगोलिक स्थिति बनावट के कारण प्रसिद्ध है। इनका शिल्पी मंडल, ये ध्यान रखना, कुंभा का शिल्पी कौन था, तो कुंभा का जो शिल्पी माना गया वह कौन माना गया था, मंडन। ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। तो कुंभा का शिल्पी कौन था, मंडन था। कुंभा ने चित्तौड़ में कुंभ स्वामी, श्रृंगार चौरी मंदिर का, एकलिंग जी का विष्णु मंदिर, रणकपुर के मंदिर बनवाए। विशालता व तक्षण कला के कारण अद्भुत है। कुंभा एक विद्वान व विद्यानुरागी था। ये इंपॉर्टेंट है, कुंभा विद्वान था, विद्यानुरागी था। कान्हा व्यास के द्वारा रचित एक लिंग महात्म्य में ज्ञात होता है कि वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीतिक रुचि रखता था। याद रखना, जो एक लिंग महात्म्य था ये कान्हा व्यास ने लिखना पूर्ण किया था, लेकिन लिखना प्रारंभ जो किया था, जो लिखना जो प्रारंभ किया था, ये किसने किया था, महाराणा कुंभा ने इसको लिखना प्रारंभ किया था। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान में रखना। उसके बाद हम बात करें तो संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध इस द्वारा रचित ग्रंथ है। ऐसा माना जाता है कि कुंभा ने चंडी शतक की व्याख्या की, गीत गोविंद पर टीका लिखी, संगीत रत्नाकर पर टीका लिखी थी। इसके काल में कवि अत्रि व महेश भट्ट ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति रचना की। तो इंपॉर्टेंट है कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना प्रारंभ जो की थी अत्रि भट्ट ने की थी, लेकिन पूर्ण महेश भट्ट ने किया था। तत्कालीन जो साहित्यकार ग्रंथों प्रशस्तियों में महाराणा कुंभा को महाराजा धीराज, राव राय,
दान गुरु, राजगुरु, ब्रह्म गुरु, हाल गुरु, बीना भट्टाचार्य, हिंदू सुल्तान आदि विरुद्धों में युद्ध किया। इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखना, आपसे ये पूछता है कि इनमें से कुंभा की उपाधि नहीं है तो आपको ये पूरा ध्यान रखना है। लेकिन हिंदू सुल्तान किसे कहा गया, ये कुंभा को कहा गया, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना। उसके बाद कुंभा ने निसंदेह प्रतापी शासक था, किंतु उसका अंतिम समय कष्टमय रहा। अपने जीवन के अंतिम काल में कुंभा को उन्माद रोग हो गया और पुत्र उदा ने 1468 में उसकी हत्या कर दी। गुहिल वंश का पितृहंता को इसे कहते हैं तो उदा को कहते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब हम करेंगे महाराणा सांगा। महाराणा सांगा जो थे 1509 से 1528 ईस्वी में इन्होंने शासन किया। संग्राम को सांगा को संग्राम सिंह भी कहते हैं। उसके 3 भाई थे, पृथ्वीराज था, जयमल था, राज सिंह था। चारों में स्वयं को अपने पिता का उत्तराधिकारी मानते थे। इसी कारण संघर्ष होना स्वाभाविक था। पृथ्वीराज था उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखना। इस संघर्ष में अंत में सांगा विजयी रहा और मेवाड़ का शासक बना। इतिहास में हिंदूपत के नाम से, ये इंपॉर्टेंट है। अगर हिंदू सुल्तान आपसे पूछे कि हिंदू सुल्तान किसे कहते हैं तो आएगा कुंभा, और हिंदू पत किसे कहते हैं तो आएगा महाराणा सांगा। महाराणा सांगा 1509 ईस्वी में मेवाड़ का शासक बना। इस समय मालवा पर सुल्तान नासिरुद्दीन शासक बना, ये इंपॉर्टेंट है। सांगा के समय मालवा का शासक कौन था, ये आपसे पूछा जा सकता है। नासिरुद्दीन शासक बना था। 1511 ईस्वी में सुल्तान की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का संघर्ष हुआ, जिसमें राजपूत सरदार मेदिनी राय के सहयोग से महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता मिली, ये इंपॉर्टेंट है। तो महमूद खिलजी द्वितीय को सफलता किसके सत्ता मिली, मेदिनी राय से। इस सफलता के में मेदिनी राय का कद बहुत बढ़ गया था। वह एक तरफ से मालवा का अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो गया, शासक बन गया था। अप्रत्यक्ष रूप से शासक कौन बना, ये पूछ सकते हैं कि मालवा का अप्रत्यक्ष रूप से शासक किसे बनाया गया, तो मेदिनी राय। मालवा के अमीरों ने गुजरात की सहायता से मेदिनी राय को इस स्थिति से हटा दिया। मेदिनी राय राणा सांगा की शरण में चला गया और मालवा मेवाड़ में युद्ध में हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। मालवा मेवाड़ के युद्ध का कारण कौन था, मेदिनी राय था। मेदिनी राय किसके शरण में चला गया था, सांगा के शरण में चला गया था। मालवा का सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय पराजित हुआ और राणा सांगा बंदी बना लिया गया। ईडर के उत्तराधिकारी प्रसन्न नागौर पर प्रभाव स्थापित करने का प्रयास और मालवा को सहयोग आदि ऐसे मसले थे जिसको लेकर सांगा व गुजरात के सुल्तान मुजफ्फर के बीच संघर्ष हुआ, ये इंपॉर्टेंट रखा। तो गुजरात का शासक कौन था इसमें, मुजफ्फर के बीच सांगा बीच संघर्ष होता है और अंतिम रूप से सांगा सफल हो जाता है। 1517 ईस्वी में महाराणा सांगा ने खतौली वर्तमान कोटा जिले में युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त किया। तो खतौली का युद्ध कब हुआ, 1517 में। किसको हराया, सांगा ने हराया। खतौली कहाँ है, कोटा में है। किसको हराया, दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। इसके बाद सांगा की सेना ने बाड़ी धौलपुर के युद्ध में इब्राहिम लोदी को सेना को पराजित किया, ये पॉइंट है। बाड़ी का युद्ध कब हुआ, किन किन के बीच हुआ, महाराणा सांगा व और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। कहाँ हुआ, धौलपुर में हुआ, यह आप ध्यान रखना। राणा की प्रतिष्ठा बढ़ गई और राणा सांगा उत्तर भारत में शक्तिशाली शासक बन गया। 1526 ईस्वी में बाबर ने पानीपत युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर आगरा पर अधिकार कर लिया। बाबर ने राणा सांगा पर विश्वासघात का आरोप लगाकर उसे विरुद्ध कूच किया और बाबर ने अनुसार राणा सांगा ने उसे वादा किया था कि जब वह इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करेगा तो सांगा उसकी मदद करेगा, किंतु राणा सांगा ने उसकी कोई मदद नहीं की, मगर इस आरोप में पुष्टि नहीं होती। आप ध्यान रखना, जो बाबर था तो जो बाबरी इसकी जो आत्मकथा थी उसमें ये लिखा हुआ कथा, और कहीं पे इसका प्रमाण नहीं मिलता, ऐसा ये मान्यता दी, ये प्रमाण कोई सत्य नहीं है। राणा सांगा ने उसकी मदद नहीं की, मगर इस आरोप की पुष्टि नहीं हो सकी, क्योंकि दोनों शासक शक्तिशाली वह महत्वाकांक्षी थे। दोनों के मध्य युद्ध निश्चित था। खानवा के मैदान में सांगा पराजित हुआ। इससे पहले बयाना के युद्ध में फरवरी 1527 में बाबर की सेना पराजित। आप याद रखना, बयाना का युद्ध कब हुआ, फरवरी 1570, 16 फरवरी 1527 को हुआ था। और ये खानवा बाबर की सेना थी और सांगा की सेना के बीच सांगा सेना का जीत गई। 17 मार्च 1527 को खानवा के मैदान में बाबर व राणा सांगा के बीच युद्ध हुआ। ये याद रखना, खानवा का युद्ध कब हुआ, तो यह 17 मार्च 1527 को हुआ था, बाबर सांगा के बीच हुआ था। तोपखाने व तुलगमा पद्धति का, तो बाबर ने कौन सी पद्धति का यूज किया, तुलगमा पद्धति का प्रयोग किया। जब राणा सांगा ने अपनी राजस्व राज्य का बदला लिया तो चित्तौड़ लौटने से इनकार कर दिया। उनके सामंतों ने जो युद्ध नहीं करना चाहते थे, सांगा को विष दे दिया गया और 30 जनवरी 1528 को बसपा
दौसा में सांगा की मृत्यु हो गई और मांडलगढ़ में सांगा का समाधि स्थल है। राणा सांगा की मृत्यु के पश्चात राणा रतन सिंह 1528 से लेकर 1531 तक व उसके पश्चात राणा विक्रमादित्य मेवाड़ का शासक बना। इसके बाद हम बात करें राणा उदय सिंह। उदय सिंह 1537 से लेकर 1572 ईस्वी तक शासन किया था। राजस्थान के इतिहास में अपने महान बलिदान के कारण ख्याति प्राप्त पन्नाधाय ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो पन्नाधाय जो चंदन का बलिदान दिया वह कौन शासक समय राणा उदय सिंह का दिया था? उदय सिंह के समय दिया था। पन्नाधाय जिसे मेवाड़ की दाहिमा कहा जाता है और चंदन जो था 13 वर्षीय बालक था। उदय सिंह को बनवीर से बचाया था और उदय सिंह को बचाकर कुंभलगढ़ के किले में रखा गया। ये मालवा के सहयोग से 1537 ईस्वी में उदय सिंह का राज्याभिषेक हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। राज्याभिषेक कब हुआ? 1537 में। 1540 में मावली उदयपुर में युद्ध के मालदेव के सहयोग से बनवीर की हत्या कर मेवाड़ का पैतृक सत्ता उदय सिंह होती है, ये इंपॉर्टेंट है कि राणा उदय सिंह ने कब शासक मतलब 1534 ईस्वी में मावली उदयपुर के युद्ध में मालदेव के सहयोग से बनवीर को हराने के बाद उसने उदयपुर अधिकार कर लिया। उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में उदयपुर नगर बसाकर राजधानी बनाया। उसने उदय सागर झील मोती मगरी के सुंदर महलों का निर्माण करवाया। अक्टूबर 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अपने सरदारों की सलाह से पर उदय सिंह को किले की रक्षा का भार जयमल व फत्ता के नामक 2 सेना नायकों को सौंपकर पहाड़ियों में चला गया और किले की रक्षा के दौरान जयमल फत्ता वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल फत्ता वीरता से मुग्ध होकर आगरा के किले में के बाहर हाथी पर सवार पत्थर की मूर्ति बनवाई और राय सिंह ने भी जयमल फत्ता की मूर्ति जो बनवाई थी वो कहाँ? जूनागढ़ दुर्ग में बनवाई थी। यह आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। महाराणा प्रताप की बात करें तो 1572, ये इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ? 1572 से लेकर 1597 शासन किया था, ये ध्यान में रखना। 9 मई 1540 को इनका जन्म होता है, कुंभलगढ़ में होता है और 1572 ईस्वी में मेवाड़ के शासक बने, ये इंपॉर्टेंट बात है। जन्म कब हुआ? 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ला तृतीय को हुआ था, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। महाराणा उदय सिंह ने जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, मगर सरदारों ने उसे स्वीकार नहीं किया तो प्रताप को गद्दी पर बिठा दिया गया। उस समय दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था। प्रताप के सामने 2 मार्ग थे, या तो अकबर की अधीनता स्वीकार करे पर सुविधा जीवन बिताई या अपनी स्वतंत्र अस्तित्व में अपने देश की प्रतिष्ठा बनाए रखे। दूसरा विकल्प का उन्होंने चुनाव किया और कष्टों को उठाने का सामना किया। फिर अनेक प्रताप ने दूसरे विकल्प संघर्ष को ही चुना था, क्योंकि प्रताप का हम जिएंगे कम ही जीने पर शान से जिएंगे, तो जियो तो शान से ही जियो दोस्तों। संघर्ष हो चुका ना। इस संघर्ष की तैयारी में उसने सबसे पहले मेवाड़ को संगठित करने का बीड़ा उठाया। अपने कर्तव्यों विचारों से सामंतों भीलों में एक गुट बनाया। ध्यान रखना, जो भील थे, भीलों ने महाराणा प्रताप को किक्का कहकर पुकारते थे, ये इंपॉर्टेंट है, जो सदैव देश की रक्षा के लिए उद्यत रहे। प्रताप ने प्रथम बार इन्हें अपनी सैन्य व्यवस्था के उच्च पद देकर इनके सम्मान को बढ़ाया। मुगलों से बचकर युद्ध का प्रबंध करने के लिए इन्होंने अपने गोगुंदा से अपने निवास स्थान कुंभलगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया था, क्योंकि ये कुंभलगढ़ चले गए। कुंभलगढ़ जाने के बाद ये रहे वीर प्रताप शासक महाराणा प्रताप। अकबर की किसी तरह से मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, उसे समझौता प्रयास किया। 1572 से 1576 के मध्य 4 शिष्टमंडल भेजे थे। तो अकबर ने अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। कब से कब? 1572 से 1576 ईस्वी के मध्य है। लेकिन दोस्तों ये 1572 व 73 होगा, थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक है, थोड़ा ध्यान रखना। तो 4 शिष्टमंडल भेजे। नंबर 1 जलाल खां, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल के नेतृत्व में। यहाँ पर आएगा दोस्तों 1573। टोडरमल के नेतृत्व में भेजा, मगर कोई हल नहीं निकला इसका। मगर उसने 4 शिष्टमंडल जो भेजे थे उन्होंने संधि से महाराणा प्रताप ने संधि करने से इनकार कर दिया। मेवाड़ में 1576 ईस्वी में और 1576 ईस्वी में प्रारंभ में अकबर मेवाड़ के अभियान की तैयारी हेतु अजमेर पहुंचा और उसने मान सिंह को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा। 18 जून 1576 ईस्वी को कुछ विद्वानों की तिथि 21 जून मानी जाती है, ये थोड़ा ध्यान में रखना।
को खमनोर के पास मुगल सेना का प्रताप से युद्ध हुआ, जो हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना गया। प्रताप की सेना हरावल सेना का अग्रिम दस्ता का नेतृत्व हकीम खां सुर कर रहा था। कौन कर रहा था? हकीम खां सुर कर रहा था, जबकि मुगल सेना के हरावल का नेतृत्व जगन्नाथ कछवाहा कर रहा था। ये इंपॉर्टेंट है। प्रताप की सेना का हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया? तो ये नेतृत्व जो किया था दोस्तों, ध्यान रखना, ये हकीम खां सुर ने किया था, वो अफगान शासक था। मुगल सेना का जो हरावल दस्ता नेतृत्व का जगन्नाथ कछवाहा ने किया था। युद्ध में प्रताप के जीवन को संकट में देखकर झाला बिदा ने, ये इंपॉर्टेंट है, प्रताप का मुकुट धारण कर युद्ध किया। तो ध्यान रखना, राणा सांगा का जो मुकुट धारण किया झाला अज्जा ने किया था, लेकिन महाराणा प्रताप का मुकुट धारण जो किया झाला बिदा ने किया था। उसके बाद इस युद्ध का परिणाम नहीं निकल सका और अकबर का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने पहाड़ों में रहते हुए मुगलों का सामना करने के लिए दावे करना शुरू कर दिए। इस युद्ध को, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान रखना आप भी, जो इस युद्ध को अब्बुल फजल ने तो खमनोर का युद्ध कहा था और बदायूं ने गोगुंदा का युद्ध कहा था और जेम्स टोड ने हल्दी घाटी का युद्ध कहा था। ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी दी गई है, ये आप बताते हैं कि क्या आप जानते हैं कि हल्दी घाटी का नाम हल्दी रंगी मिट्टी कारण पड़ा? ऐसी मिट्टी यहाँ भी है, कहा जाता है कि लाल, पीली और काली तीनों रंग की मिट्टी है, फिर हल्दी घटना पड़ा। हल्दी घाटी का यहाँ का स्थानीय भाषा में कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध, यहाँ लाल, पीली और काली मिट्टी का मिश्रण है जो हल्दी जैसी प्रतीत होती है, इसलिए इसे हल्दी घाटी कहा गया। अब हम बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं कि 1576 ईस्वी से 1550 ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर अधिकार के लिए अनेक सैनिक अभियान भेजे। शहबाज खां को 3 बार भेजा, अरबुद रहीम खाना को भेजा था, मगर उन्हें ज़्यादा सफलता नहीं मिली थी। कालखंड में 2 महत्वपूर्ण घटनाएं थी। 3 अप्रैल 1578 ईस्वी को भीषण संघर्ष के बाद शहबाज खां कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार करने में सफल रहा और 1582 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने मुगलों के विरुद्ध दिवेर नामक सैनिक चौकी पर आक्रमण किया। कौन सी? दिवेर नामक सैनिक चौकी पर। महाराणा के पुत्र अमर सिंह ने इस चौकी को तैनात मुगल सूबेदार शरीमा सुल्तान खां को एक ही बार में परलोक पहुंचा दिया था। ये इंपॉर्टेंट है। दिवेर के युद्ध में हीरो कौन था? अमर सिंह था। इसने सूबेदार जो था शरीमा सुल्तान खां को एक बार में ही परलोक भेजा दिया। इसलिए कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था। मेवाड़ की थर्मोपोली किसे कहा गया? तो हल्दी घाटी युद्ध को कहा गया। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब हम बात करें 1585 ईस्वी के बाद अकबर मेवाड़ की तरफ कोई अभियान नहीं भेजा था। 1585 से 1597 ईस्वी के बीच प्रताप ने चित्तौड़ व मांडलगढ़ को छोड़कर शेष राज्य पुनः अधिकार कर लिया। तो इम्पोर्टेंट है कि एक तो चित्तौड़ पर इसने अधिकार नहीं किया, एक मांडलगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों पर अधिकार पुनः कर लिया था। चावंड को अपनी राजधानी बनाया, राज्य में सुव्यवस्थित स्थापित किया। ये ध्यान रखना, चावंड को 1585 ईस्वी में चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं और ये 1615 तक रहती है। 19 जनवरी 1597 को प्रताप की मृत्यु हो जाती है। चावंड के पास बारडोली नामक स्थान पर प्रताप का अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रताप के संबंध में कर्नल टोड ने लिखा कि आलप्रस पर्वत के समान अरावली में कोई ऐसा घाटी नहीं है जो प्रताप के किसी वीर कार्य उज्ज्वल विजय उसके अधिक कीर्तियुक्त प्राज्य से पवित्र न हुई हो। हल्दी घाटी मेवाड़ की थर्मोपोली और दिवेर मेवाड़ का मैराथन है। ये इंपॉर्टेंट बात करते हैं। राणा अमर सिंह 1597 से 1620 ईस्वी तक शासक बना। अमर सिंह 1597 में मेवाड़ का शासक बना। शासक बनने के उपरांत से मुगल आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1613 ईस्वी में जहांगीर स्वयं अजमेर पहुंचा और शाहजादा खुर्रम शाहजहां को मेवाड़ अभियान का नेतृत्व सौंपा था। उसने मेवाड़ में लूट मार आगजनी द्वारा संकट की स्थिति का उत्पन्न हुई। मेवाड़ के सामंत युद्धों से उब गए थे, उनकी जागीरें भी वीरान हो गई। अंत उन्होंने कुंवर कर्ण सिंह को अपने पक्ष में कर राणा पर मुगलों से संधि करने का दबाव डाला और सरदारों के दबाव के कारण अमर सिंह को झुकना पड़ा और मुगल से संधि का स्वीकृति देनी पड़ी। जनवरी, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान में रखना कि जनवरी 1615 में मेवाड़ मुगल संधि हुई थी। मेवाड़ मुगल संधि कब हुई? जनवरी 1615 में। किन किन के बीच? महाराणा अमर सिंह था, इधर जहांगीर था, इनके बीच मेवाड़ मुगल संधि होती है। चित्तौड़ पुनः मेवाड़ को लौटा दिया गया, मगर उसे मरम्मत करने का अधिकार नहीं था। क्या था? मरम्मत करने का अधिकार नहीं दिया गया था, या मरम्मत नहीं कर सकते। इस प्रकार विगत 90 वर्षों में मेवाड़ मुगल संघर्ष का अंत हुआ और राणा अमर सिंह अपने इस कार्य में स्वयं खुश न था। उसने स्वयं को राजकार्य विरक्त कर लिया और जहांगीर के जीवन में एक बड़ी सफलता मानी जाती है। तो जहांगीर की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है ये। उसके बाद आते हैं महाराणा राज सिंह
1652 से 80 तक शासन किया। राज सिंह ने शासक बनते ही चित्तौड़ की मरम्मत में कार्य को पूरा करने का निश्चय किया, लेकिन मुगल सम्राट ने 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि शर्तों के तहत प्रतिकूल मानते हुए चित्तौड़ दुर्ग को ढाने के लिए 30,000 की सेना के साथ किसको भेजा, ये इंपॉर्टेंट है, किसको, सादुल्ला खां को। तो सादुल्ला खां आता है और जो मेवाड़ के दुर्ग को पुनः ढा देता है। राज सिंह ने मुगलों से संघर्ष करना उचित न समझकर अपनी सेना को वहाँ से हटा दिया। मुगल सेना कंगोरे बुर्ज गिराकर लौट गई। 1658 ईस्वी में मुगल शाहजादों के उत्तराधिकारी का युद्ध छिड़ गया, मगर महाराणा किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहता। अंततः महाराणा टाल मटोल करता रहा। जब औरंगजेब दिल्ली का शासक बना तो प्रारंभ में तो उसका संबंध राज सिंह से अच्छे रहे, लेकिन औरंगजेब ने उसे 6,000 जात व सवार का मनसब भी प्रदान किया था। किंतु किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती, ये इंपॉर्टेंट है, किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती व जिसका विवाह औरंगजेब से होना था, विवाह के करके राज सिंह ने 1669 ईस्वी में औरंगजेब को अप्रसन्न कर दिया। कब किया? 1669 में। जो कौन था? राज सिंह था, उसने शादी कर ली, अप्रसन्न हो गया। इसके बाद 1669 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा जजिया कर, ये इंपॉर्टेंट है, औरंगजेब ने जजिया कर कब लागू किया? 1669 में ने विरोध, और राज सिंह ने इसका विरोध किया। मुगल मारवाड़ संघर्ष छिड़ने के बाद महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का साथ दिया। 1680 ईस्वी में, कब? 1680 ईस्वी में राज सिंह की मृत्यु होगी। अकाल प्रबंधन के उद्देश्य से राज सिंह ने गोमती नदी के पानी को रोककर राजसमंद झील का निर्माण कराया, ये इंपॉर्टेंट है। राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? तो महाराजा राज सिंह ने करवाया। किस नदी को पानी को रोका? गोमती नदी के पानी को रोककर करवाया। इस झील के उत्तरी किनारे पर नौचौकी नामक स्थान पर राज प्रशस्ति नामक शिलालेख लगा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। राज प्रशस्ति लेख कहाँ पर स्थित है? राजसमंद झील के किनारे नौचौकी पार पर है। ये संस्कृत भाषा में लिखी हुई है। राज प्रशस्ति शिलालेख की रचना कौन है? रणछोड़ भट्ट दे, जो ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है। 25 काले संगमर पत्थरों पर लिखी हुई है। संसार का सबसे बड़ा शिलालेख था। तो भोइल वंश जो हमारा पूर्ण हुआ। नेक्स्ट राजवंशों की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आपको हमारी वीडियो कैसे लगी, इसे लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।